नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के गद्य भाग में से तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक श्री प्रहलाद अग्रवाल हैं। इस पाठ में गीतकार शैलेंद्र के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। वे किस प्रकार के गीतकार थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वे किस प्रकार के निर्माता थे, उनके द्वारा निर्मित एकमात्र फिल्म तीसरी कसम किस प्रकार की फिल्म थी, इन सब के बारे में इस पाठ में जानेंगे। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पाठ का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र और इसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। गहन यानी गहरा, निर्माण यानी रचना, टू क्रिएट। अब समझते हैं। राज कपूर एक प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता थे। उन्होंने संगम नाम की फिल्म बनाई और वह बहुत ज्यादा सफल हुई। इसके कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने एक साथ 4 फिल्म प्रोड्यूस करने की घोषणा कर दी। ये 4 फिल्में थीं मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। यह 1964 यानी 1964 की बात है। उसके बाद 1965 यानी 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म बनानी शुरू की। उन्होंने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि इस फिल्म को बनाने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक भाग बनाते बनाते ही 6 साल लग गए थे। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलॉइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलॉइड पर लिखी गई कविता थी। अभिनीत का अर्थ है जिसमें अभिनय किया गया हो। सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे श्रेष्ठ। भूमिका, अभिनय। सेल्यूलॉइड यानी फिल्म और सार्थकता का अर्थ है सफलता। अब समझते हैं। इन 6 वर्षों में यानी जितना समय मेरा नाम जोकर का एक भाग बनाने में लग गया, उस बीच राज कपूर ने कई फिल्मों में अभिनय किया। इन अभिनीत फिल्मों में शैलेंद्र द्वारा बनाई गई तीसरी कसम भी थी। माना जाता है कि इस फिल्म में राज कपूर ने बेहतरीन अभिनय किया था। और तो और इस फिल्म ने हिंदी साहित्य की एक मन को छू जाने वाली रचना को बहुत ही सुंदर रूप से चित्रित किया था। कहने का मतलब है कि यह फिल्म वास्तव में एक उपन्यास का फिल्मी रूपांतरण है और जिस तरह उपन्यास साहित्य की सुंदर रचना होती है, इस फिल्म में वही साहित्यिक सुंदरता दिखाई दी है। यह फिल्म नहीं, सेल्यूलॉइड पर लिखी गई कविता कही जा सकती है। यहाँ पर कविता इसलिए कहा गया है क्योंकि एक कविता में भाव, रस, लय, बहाव बहुत ही सुंदर तरीके से निखर कर आते हैं और तीसरी कसम में भी ऐसा ही हुआ है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था।
कलात्मकता यानी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। संवेदनशीलता का अर्थ है भावुकता, इमोशन। शिद्दत का मतलब है तीव्रता। अब समझते हैं। एक निर्माता यानी प्रोड्यूसर की हैसियत से तीसरी कसम शैलेंद्र की एकमात्र फिल्म थी। इसे कई पुरस्कार मिले, जिनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार भी शामिल है। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी इसे पुरस्कार मिला। लोगों ने इस फिल्म की रचनात्मकता की बहुत तारीफें की। शैलेंद्र संवेदनशील व्यक्ति थे, यानी दूसरों के प्रति उनके मन में बहुत सिंपैथी थी, और इस फिल्म में उनका यह गुण दिखाई देता है। अपने जीवन में वे जैसे थे, वही गुण उन्होंने अपनी फिल्म में भी दिखाया था। इस फिल्म से यह बात पुष्ट होती है कि वे वास्तव में ही एक सच्चे कवि थे, जिसमें कोमलता और कल्पनाशीलता कूट कूट कर भरी थी। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला लेंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। तन्मयता यानी तल्लीनता, इंग्रॉसमेंट। पारिश्रमिक का अर्थ है वेतन। गंभीरता पूर्वक यानी गंभीर रहना, टू बी सीरियस। अब समझते हैं। माना जाता है कि इस फिल्म तीसरी कसम में शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। यानी राज कपूर की हमेशा यह इच्छा रही थी कि वे एक भावपूर्ण यानी इमोशनल फिल्म बनाएं। शैलेंद्र ने ऐसी फिल्म बनाकर राज कपूर की सोच को सच्चाई में बदल दिया। राज कपूर और शैलेंद्र के बीच सच्चा रिश्ता था। इस नाते राज कपूर ने पूरी तल्लीनता, पूरी एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन से काम किया और इसके बदले में वेतन की मांग भी नहीं की। शैलेंद्र ने राज कपूर के बारे में बताते हुए लिखा था कि जब उन्होंने राज कपूर को तीसरी कसम फिल्म की कहानी सुनाई तो उन्होंने फट से फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन फिर अचानक गंभीर हो गए यानी सीरियस हो गए और शैलेंद्र से कहा कि उन्हें फिल्म में काम करने के लिए जो वेतन दिया जाएगा वो एडवांस में देना होगा। शैलेंद्र को इस बात का बहुत बुरा लगा और उनका चेहरा एकदम मुरझा गया। राज कपूर इस पर मुस्कुरा पड़े और कहा कि उन्हें 1 रुपया चाहिए जो पूरा एडवांस होगा। यानी वे शैलेंद्र की फिल्म में मात्र 1 रुपए में काम करना चाहते थे। शैलेंद्र जानते थे कि राज कपूर दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते थे, लेकिन इस समय वे एक निर्माता भी थे। एक फिल्म में लोगों को वेतन देने की जिम्मेदारी निर्माता की होती है। तभी जब राज कपूर ने पैसों की बात की, वे परेशानी में पड़ गए थे। लेखक बताते हैं कि जब बड़े बड़े निर्माता भी फिल्म बनाते समय कई बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, तब ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि शैलेंद्र चिंतित हो उठे। लेखक का मानना है कि शैलेंद्र अन्य निर्माताओं की तरह चालाक नहीं थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था।
दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसीलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई, कब चली गई, मालूम ही नहीं पड़ा। आगाह का अर्थ है सावधान। वितरक वह है जो फिल्म को बाजार में बेचता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर। सातवें आसमान पर यानी ऊंचाई पर। 2 से 4 बनाना, लाभ कमाना। अब समझते हैं। जब शैलेंद्र ने फिल्म का निर्माण करने के बारे में सोचा तो राज कपूर ने उन्हें आकर सलाह दी। उन्होंने फिल्म बनाने के पीछे के खतरों के बारे में बताया, उन्हें सावधान करने की कोशिश की कि जरूरी नहीं कि फिल्म चले, जरूरी नहीं कि फिल्म अच्छे पैसे कमाए। पर शैलेंद्र को इन सब बातों की चिंता नहीं थी। वे यह फिल्म आत्मसंतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बना रहे थे, ना कि पैसे कमाने या नाम पाने के लिए। तीसरी कसम एक उच्च कोटि की फिल्म थी, पर दुख की बात यह है कि इस फिल्म को थिएटर में प्रदर्शित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले। इस फिल्म के एक्टर्स भी उस जमाने के फेमस एक्टर्स थे, राज कपूर और वहीदा रहमान। इस फिल्म में संगीत भी उच्च कोटि के संगीतकार शंकर जयकिशन ने दिया था। तीसरी कसम के गीत भी फिल्म के रिलीज के पहले ही फेमस हो चुके थे। इतना होने के बावजूद तीसरी कसम फिल्म को खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आया। वास्तविक बात यह थी कि इस फिल्म में जिस भावना को दर्शाया गया था वह लोगों के समझ से बाहर थी। लोग तो लाभ कमाने के लिए फिल्म खरीदते और प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर लोगों को लगा कि वे लाभ नहीं कमा पाएंगे, इसलिए इसे नहीं खरीदा। तीसरी कसम में करुणा भरी हुई थी जो सामान्य लोगों के समझ से परे थी। इसलिए जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो उसका कोई प्रचार नहीं हुआ, कोई पब्लिसिटी नहीं हुई। यह फिल्म कब आई, कब गई, किसी को खबर ही नहीं हुई। यानी इसे बहुत कम लोगों ने ही थिएटर में देखा था। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वे उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भावप्रवण थे, दुरू नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे, शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। नावाकिफ का अर्थ है अनजाने। उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, यानी कंज्यूमर। परिष्कार का अर्थ है सुधारना। अभिजात्य यानी कुलीनता, एलीट। दुरू का अर्थ है कठिन। अब समझते हैं। शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से थे और फिल्मी तौर तरीकों को जानते थे, पहचानते थे, परंतु वे फिल्मी दुनिया में अपनी मानवता और संस्कार को खोना नहीं चाहते थे। कहने का मतलब यह है कि वे समझते थे कि फिल्मी दुनिया में ऊपरी दिखावा बहुत अहमियत रखता है। बढ़ा चढ़ा कर कहने से ही लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, पर वे इन सब चीजों से दूर रहते थे। यहाँ पर एक और घटना के बारे में बताया गया है। श्री 420 नाम से एक फिल्म आई थी। उसमें शैलेंद्र का लिखा एक गाना लोकप्रिय हुआ, जिसके बोल थे, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इस गाने में एक पंक्ति आती है,
रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। इस फिल्म के संगीतकार जय किशन ने इस पंक्ति को बदलने के लिए कहा। उनका मानना था कि लोग 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं, 10 दिशाओं के बारे में नहीं। अब 4 दिशाएं कौन सी होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये तो सभी जानते हैं। और 10 दिशाएं होती हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, ऊपर और नीचे। शैलेंद्र गीत के ये बोल बदलने के लिए तैयार नहीं थे। उनका विचार था कि एक सच्चे कलाकार का लक्ष्य दर्शकों को मात्र खुश करना ही नहीं, बल्कि उनके खोखलेपन को सुधारना भी था। वे जिस चीज के बारे में नहीं जानते, उन्हें वह बात समझानी जरूरी थी। शैलेंद्र की यह सोच बिल्कुल सही थी। उन्होंने कई अच्छे गीत लिखे जो बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने कभी भी झूठी शान दिखाने की कोशिश नहीं की। उनके द्वारा लिखे गए गीत भावपूर्ण थे, लेकिन कठिन नहीं थे। सबको समझ में आ जाते थे। उनके गीत नदी की तरह शांत थे, लेकिन उनमें भरे हुए भाव समुद्र की तरह गहरे थे। उनके जीवन की भी यही विशेषता थी। वे दिखने में बड़े शांत थे, लेकिन उनके मन में गहरे भाव भरे हुए थे। अपनी जिंदगी की तरह ही उन्होंने तीसरी कसम फिल्म भी बनाई थी। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप? तब हीराबाई जुबान से नहीं, आंखों से बोलती है। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोली ओरे, पिंजड़े वारी मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। सूक्ष्मता यानी बारीकी, स्पंदित भावना से भरी हुई। अब समझते हैं। तीसरी कसम उन कुछ फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्यिक रचना के साथ पूरी तरह से न्याय किया है। कहने का मतलब यह है कि तीसरी कसम एक उपन्यास मारे गए गुलफाम पर आधारित है। जितनी सुंदरता उस उपन्यास में छाई हुई है, उसी भाव से यह फिल्म तीसरी कसम भी परिपूर्ण है। इस फिल्म में शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे बड़े अभिनेता को हीरामन बना दिया था। मतलब तीसरी कसम में राज कपूर के पात्र का नाम हीरामन था और राज कपूर इस फिल्म में स्टार राज कपूर ना रहकर पूरी तरह से हीरामन के पात्र में ही तब्दील हो गए थे। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो पाया, यानी इस फिल्म में लोगों को यह नहीं लगा कि राज कपूर हीरामन के रूप में अभिनय कर रहे थे। यह लग रहा था जैसे वह हीरामन ही था जो फिल्म में अपने विचार व्यक्त कर रहा था। वहीदा रहमान उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी। उन्होंने हीराबाई का किरदार निभाया था। इतनी खूबसूरती से उन्होंने अभिनय किया था और लोगों को यह भूलने पर मजबूर कर दिया था कि वे अभिनेत्री वहीदा रहमान थी। लोगों को यही लग रहा था कि वे हीराबाई के रूप में अभिनय नहीं कर रही थी, हीराबाई ही थी। हीराबाई ने अपनी आंखों से अभिनय किया था। लेखक का मानना है कि ये आंखों द्वारा बताई गई बात दुनिया भर की भाषाओं में भी व्यक्त नहीं की जा सकती। यह फिल्म तीसरी कसम इतनी बारीकियों से भरी हुई थी। गाड़ीवान हीरामन मस्ती में हमेशा झूमता गाता रहता है। हीराबाई जब टप्पर गाड़ी में बैठकर नौटंकी के लिए जाती है, तो बच्चे उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ते गाते हुए जाते हैं। एक साधारण सा गाड़ीवान जो नौटंकी करने वाली हीराबाई से प्रेम करता है। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि लोग अभाव में, गरीबी में रहने के बावजूद सपनों में ही खुशियां ढूंढ लेते हैं।
हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। त्रासद का मतलब है भयानकता, ट्रेजेडी। ग्लोरीफाई यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। विभत्स, घृणा करने लायक। और जीवन सापेक्ष का अर्थ है जीवन से संबंधित। लेखक का मानना है कि हमारी फिल्मों में लौकिकता यानी वास्तविकता की कमी होती है। इसमें दिखाई गई बातें हमारे जीवन से दूर होती हैं। यदि भयानकता, दुख यानी ट्रेजेडी दिखानी हो तो उसे ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, यानी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। दुख का इतना घृणित रूप दिखाया जाता है जिससे दर्शकों की भावनाओं को चोट पहुंचती है। लोग भावुक हो उठते हैं। ऐसी भावुकता के कारण लोग बार बार आकर फिल्म देखना पसंद करते हैं। इससे फिल्म बनाने वालों को लाभ मिलता है। तीसरी कसम में दिखाई गई ट्रेजेडी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाई गई थी। जो भी दुख दिखाया गया था वह जीवन सापेक्ष था, यानी दुख की वास्तविकता को उसी सच्चाई से दिखाया गया था। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं, कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था। और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। लिप्सा का अर्थ है इच्छा। लेखक ने शैलेंद्र को गीतकार नहीं, कवि माना है। गीत कविता का ही लयात्मक रूप है। कविता साहित्य की वह कृति होती है जो भावों से भरी होती है। लेखक का मानना है कि शैलेंद्र की रचनाएं भावपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें कवि माना है। शैलेंद्र फिल्मी जगत में रहते तो थे, लेकिन यश और धन की इच्छा उनमें बिल्कुल नहीं थी। वे अपने निजी जीवन में जैसे थे उसी तरह ही उनके गीत के भाव थे। उनके गीतों में सिर्फ दया, सहानुभूति जैसे गुण ही नहीं थे, दुखों का सामना करने की सीख भी थी उसमें। और यह बात भी बताई जाती थी कि अपने लक्ष्य को किस प्रकार पाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि शैलेंद्र के गीतों में जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की सीख होती थी। उनके अनुसार मनुष्य जीवन में दुख दर्द उसे हराने के लिए नहीं आता, अपितु उसे दुख दर्द का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की सीख देता है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिठिया हो तो हर कोई बांचै, भाग न बांचै कोय। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर, जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता। वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। खालिस देहाती, भुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भाव प्रवणता यानी संवेदनशीलता, कंपैशन। समीक्षक, वह व्यक्ति जो गुण दोष पर विचार करे। कला मर्मज्ञ यानी कला की बारीकियों को जानने वाला। मासूमियत, भोलापन। चरमोत्कर्ष, सबसे ऊंचा स्थान। अब समझते हैं। शैलेंद्र ने तीसरी कसम में संवेदनशीलता की सच्चाई बखूबी दिखाई है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र द्वारा लिखित एक गाना बहुत लोकप्रिय एवं बेजोड़ है। इस गाने के बोल थे,
सजनवा बैरी हो गए हमार। इस गीत में जीवन की ये सच्चाई झलकती है कि चिट्ठी तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन हमारे भाग्य में जो लिखा हो उसे कोई नहीं पढ़ सकता। अभिनय के बारे में बताया जाए तो तीसरी कसम राज कपूर की बेहतरीन फिल्म है। समीक्षकों और कला मर्मज्ञों का मानना है कि राज कपूर आंखों से बातें करते हैं, यानी बिना बोले आंखों द्वारा ही अपने भाव व्यक्त करते हैं। इस फिल्म में उनका भोलापन स्पष्ट रूप से झलकता है। राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म में जिस प्रकार अपने अभिनय का प्रदर्शन किया है, उस प्रकार जागते रहो फिल्म में भी नहीं किया। अब यहाँ जागते रहो के साथ तीसरी कसम की तुलना की जा रही है, क्योंकि जागते रहो फिल्म में राज कपूर के अभिनय की कद्र की गई है, लेकिन माना जाता है कि तीसरी कसम में उन्होंने अभिनय ही नहीं किया था, वे खुद हीरामन ही बन गए थे। एक शुद्ध, सच्चा, अनपढ़ गाड़ी वाला जो सिर्फ दिल की बात समझता था, दिमाग की नहीं। यानी दिल से सोचता था, दिमाग से नहीं। भावनात्मक था, बुद्धिमान नहीं। उसके लिए जीवन में एक ही चीज अहमियत रखती थी, और वह था प्रेम। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वे एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आईं। अब इस पाठ के अंत की ओर चलते हैं। पहले कठिन शब्दों के अर्थ। किंवदंती यानी दिव्य चरित्र, लेजेंड। महिमामय यानी शानदार। उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, टू इग्नोर। पटकथा यानी दृश्य योजना, स्क्रीन प्ले। समझते हैं। यह बात बहुत महत्व रखती है कि तीसरी कसम राज कपूर के जीवन का वह पड़ाव था जब तक वे एशिया के सबसे बड़े शोमैन यानी उम्दा कलाकार के रूप में नाम कमा चुके थे। वे एक किंवदंती यानी दिव्य चरित्र, लेजेंड के रूप में पहचाने जाने लगे थे। लेकिन तीसरी कसम फिल्म में उनका शानदार व्यक्तित्व अपनी ऊंची शान को कहीं पीछे छोड़कर पूरी तरह से हीरामन बन गया था। राज कपूर ने हीरामन की एक्टिंग नहीं की, स्वयं हीरामन के रूप में ही ढल गए थे। हीरामन हीराबाई की कोमल फिसलती बोली पर रीझ जाता था, मोहित हो उठता था और उसकी भोली सूरत पर अपना सब कुछ हारने को तैयार रहता था। वह हीराबाई के थोड़े से तिरस्कार पर यानी उसके थोड़ा सा गुस्सा होने पर अपने आप को ही दोषी मानने लगता था। तीसरी कसम की पट कथा यानी स्क्रीन प्ले फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। उन्होंने ही वह पुस्तक लिखी थी, मारे गए गुलफाम, जिस पर तीसरी कसम बनी थी। इसलिए कहानी की बारीकियां, हर छोटे से छोटा भाग इस फिल्म में पूरी तरह दिखाई देता है। प्रिय छात्रों, आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।